दोस्तों नमस्कार। निशाने पर चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लेकिन निगाहों में 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। और शायद दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों इस मिजाज से बाखूबी वाकिफ हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही निकलता है। और खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में आधे दर्जन से राज्य ऐसे हो चले हैं जहां पर बीजेपी एक भी सीट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इसको लेकर भी एक संशय की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा की सीट है, यह निगाहों में है। और निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या फिर निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए इसलिए आकर खड़े हो गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बिसात अब अगर दिल्ली ने अपने तरीके से नहीं बिछाई तो उसे डर लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश गंवा दिया या फिर वहां की सियासत को गंवा दिया तो 2024 का रास्ता मुश्किल बामुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि हर कोई भारत के मानचित्र पर जब देखना शुरू करता है तो जानता है तमिलनाडु में बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, जानता है केरल में बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, यह भी जान रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव भी संकट भरा होगा। यह भी समझ रहा है कि दरअसल कर्नाटक के भीतर येदियुरप्पा सरकार को लेकर जो बड़ी हलचल मची हुई है वह भी आने वाले वक्त में शायद मोदी सरकार के लिए 2024 तक कोई एक बड़ी बिसात बिछा दे। चुनावी जीत के लिए यह भी एक मुश्किल स्थिति होगी। पंजाब की स्थिति यूं ही बीजेपी के लिए नाजुक हो चली है, अकाली अब साथ रहे नहीं। महाराष्ट्र की स्थिति भी शिवसेना के साथ ना रहने या फिर विपक्ष या विरोधियों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार चलाने की स्थिति ने बीजेपी के लिए और मुश्किल कर दिया है। और इस कतार में उड़ीसा भी खड़ा है, इस कतार में वो छिटपुट राज्य भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत कम राज्य बचते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो असम हो। इन सब को भी जब मिलाना शुरू कर दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट के साथ सामने खड़ा है। और यहीं से यह सवाल पैदा हो रहा है, क्या योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और 2024 की राजनीतिक बिसात जब बिछनी शुरू होगी तो क्या योगी ही उत्तर प्रदेश से उसकी अगुवाई करेंगे? दिल्ली इस बात को पचा नहीं पा रही है, लेकिन पहली बार आरएसएस के भीतर भी हलचल है और संघ परिवार भी दो दृष्टि से दिल्ली को भी देख रहा है और योगी को भी देख रहा है। और अपने आप में यह एक रोचक स्थिति है कि दरअसल योगी को जो सलाह मशविरा मिल रहा है वह भी संघ परिवार से ही मिल रहा है। लेकिन सवाल इतना पर नहीं है, क्योंकि आज ऐसे सियासी पन्नों को खोलने की जरूरत आ पड़ी है जहां पर चेक एंड मेट यानी शह और मात की स्थिति क्या वाकई दिल्ली और लखनऊ के बीच बन चुकी है। और इसी के मद्देनजर यूपी के बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष से की और राज्यपाल से जाकर की। दोनों ऐसे पद हैं जो शायद योगी के लिए मुश्किल भर सकते हैं, दोनों ऐसे पद हैं जो संविधान का हवाला दे सकते हैं, दोनों ऐसे पद हैं जो बड़ी महत्वाकांक्षा अगर योगी की उभर कर निकल कर सामने आ गई, जिसे दिल्ली विद्रोह मानती है, उसे भी दबाया जा सकता है। तो इन्हीं दो पदों के स्थितियों को अपने अनुकूल करके क्या, सवाल यह है कि आखिर राधा मोहन सिंह जी ने कौन सी बात राज्यपाल से की। और जो छनी तली बातें निकल कर आ रही है उसमें योगी को पद से हटाने की तैयारी बिसात के अनुसार लगभग कर ली गई थी। और यह भी माना जा रहा था कि दरअसल उत्तर प्रदेश के तकरीबन 200 विधायक बकायदा कागज पर लिखकर राज्यपाल को दे देंगे कि हम योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ सिर्फ एमएलए नहीं है, वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या वो राज्यपाल के दरवाजे पर जाकर कह सकते हैं कि मैं विधानसभा भंग करने की गुजारिश आपसे कर रहा हूं और अब आप चुनाव करा दीजिए? तो ऐसी स्थिति होती है तो फिर दिल्ली के लिए यह एक मुश्किल परिस्थिति होगी। और यह एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर दिल्ली अपनी बिसात फिर नहीं बिछा पाएगी। तो क्या राज्यपाल को यह समझाया गया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है जब विधायक एक तरफ लिख कर दें कि वह योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं मानते हैं
और फिर योगी आदित्यनाथ लिख कर दे हम विधानसभा भंग और चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भंग कर दीजिए, तो फिर राज्यपाल को क्या वाकई ये समझाया गया? तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, इसके लिए वक्त लिया जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 174 इस बारे में खुले तौर पर कहता है कि राज्यपाल अपने मन से निर्णय ले भी सकता है और दूसरी तरफ यानी गवर्नर को वो अधिकार भी देता है आर्टिकल 174(2) कि विधानसभा भंग करने की स्थिति गवर्नर अपने तौर पर ले सकता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी है जो पॉलिटिकल कायोस या फिर कहें एक अराजकता की स्थिति या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति पैदा होती है, जब मुख्यमंत्री कह रहा है विधानसभा भंग कर दीजिए और राज्यपाल कहे कि हम नहीं करेंगे। ऐसे में एक बड़ी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की आती है, जिससे मुलाकात राधा मोहन सिंह ने की, जो दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल कहेंगे पहले आप अपने विधायकों से बात तो कर लीजिए, सदन बुला तो लीजिए, एक विशेष सत्र बुला लीजिए और उसमें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी शायद उन स्थितियों को संभालने के लिए या दिल्ली के अनुकूल स्थितियों को बनाने के लिए हो जाती है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी दिशा में जा चुकी है जहां पर दिल्ली के सामने लखनऊ इस मिजाज के साथ खड़ा है कि दरअसल अगर आप 56 इंच तो हम 58 इंच? ये मुहावरे हैं, मुहावरों में ना जाइए, हम आपको कुछ दूसरी तस्वीर दिखलाते हैं। जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देश के भीतर में किसी भी राज्य में ऐसी तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस तस्वीर के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी की ही तस्वीर गायब हो चली हो। और उत्तर प्रदेश में यह आज से नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर में जितनी भी योजनाओं का ऐलान होता है, चाहे वो कोविड से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवा की ऐलान हो, चाहे वह किसी भी निवेशकों को जो पैसा उत्तर प्रदेश में आ रहा है उसको लेकर किसी पॉलिसी का ऐलान हो, या फिर नमामि गंगे जो मां गंगा ने बुलाया है, यह नारा तो प्रधानमंत्री ने ही दिया था और नमामि गंगे उन्हीं का तो प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको भी लेकर राज्य सरकार प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा अगर नहीं करती आ रही है और लंबे वक्त से नहीं कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी के कद, उनकी महत्ता और उनकी महत्वाकांक्षा तीनों को समझना होगा। और इतना ही नहीं, किसी भी राज्य के अगर ट्विटर अकाउंट पे जाइएगा तो उसमें एक ऊपर में तस्वीर रहती है। हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की मौजूदगी है, यहां जहां विपक्ष में भी बीजेपी की मौजूदगी है, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर भी देखिएगा तो प्रदेश अध्यक्ष या जिस राज्य में मुख्यमंत्री है उसकी और उसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर चस्पा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वह भी नहीं है। जरा सिलसिलेवार तरीके से पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि दरअसल लखनऊ और दिल्ली टकराते टकराते इतने आगे क्यों निकल गए हैं। टकराव की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल की है। इसमें ना तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, ना ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जबकि दूसरे तमाम राज्यों में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जरूर नजर आएगी, जेपी नड्डा की तस्वीर जरूर नजर आएगी, कुछ जगहों पर तो अमित शाह की भी तस्वीर है। यानी जहां जहां बीजेपी की सत्ता या सत्ता ना भी होने पर हर राज्य के ट्विटर हैंडल पर जो भी तस्वीर चस्पा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तमाम जगहों पर मौजूद है। और यह नारा भी हर जगह मौजूद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये प्रधानमंत्री ने ही नारा दिया, लेकिन फिर लौटिए यूपी के ट्विटर हैंडल पर तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। यह टकराव है या खुद का कद बढ़ाने की कोशिश? क्योंकि नमामि गंगे यह भी नारा तो प्रधानमंत्री मोदी की योजना के तहत दिया गया, लेकिन इस पोस्टर में भी आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आएंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों है, जबकि तमाम दूसरे राज्यों में जितने भी प्रोजेक्ट्स निकल कर आए सब पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा जरूर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर यहां तक कि कोविड से जूझते हुए या निवेशकों को उत्तर प्रदेश बुलाने के पोस्टरों पर भी आपको प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कहीं नजर नहीं आएगी। और यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है जो तमाम नीतियों के साथ जुड़ा है। तो जाहिर है इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में यह सवाल तो जरूर होगा, दिल्ली ने इससे पहले कभी टोका क्यों नहीं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इससे पहले कभी कोई आवाज उठाई क्यों नहीं?
क्या बीजेपी और आरएसएस की पहचान लिए सिर्फ बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ बचे हैं, यानी भगवा की पहचान लिए वही चल रहे हैं? अगर आप ध्यान दीजिए तो जितने भी चुनाव हुए उसमें स्टार प्रचारकों की भूमिका में एक नाम योगी आदित्यनाथ का हर जगह रहा। वो चुनाव कहीं भी हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ हो या फिर पश्चिम बंगाल में हुआ हो। पश्चिम बंगाल में भी सभा करने योगी के लिए विशेष व्यवस्था की गई। यह अलग मसला हो सकता है कि वहां पर उनको सुनने वाला कोई नहीं था, वो मंच पर खड़े थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि योगी की स्थापना आरएसएस और बीजेपी के भीतर स्टार प्रचारक के तौर पर क्यों हुई? हर जगह भगवा के तौर पर उनकी मौजूदगी केरल में भी नजर आई, तमिलनाडु में भी नजर आई। इस मौजूदगी का मतलब दरअसल उस विचारधारा को आगे लेकर चलना है जो शायद मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के मातहत आरएसएस को लगने लगा कि उससे वह दूर हटती चली जा रही है। मुद्दों का समाधान जरूर हुआ, अयोध्या का समाधान निकल गया, धारा 370 का समाधान निकल गया, ट्रिपल तलाक का समाधान भी निकल गया। आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे सवाल निकल कर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी संगठन, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, संघ परिवार, उसे मुद्दा चाहिए और उस मुद्दे के आश्रय संघर्ष का मादा चाहिए और संघर्ष के आश्रय संगठन के विस्तार चाहिए। और देश के भीतर में दो तीन शब्द ऐसे हैं, वह राष्ट्रवाद है, वह हिंदुत्व है और शायद संघ परिवार इन दोनों शब्दों को छोड़ना नहीं चाहता है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में लाना नहीं चाहता है, उसका राष्ट्रवाद हिंदुत्व के रैपर में ही लिपटा हुआ है। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ परिवार खड़ा हो गया है और दिल्ली, या दिल्ली का मतलब बहुत साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और शायद अमित शाह आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक लंबी प्रक्रिया सुनील बंसल के जरिए, आज से नहीं, एक लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए हर जगह नियुक्तियां की। लेकिन दोबारा लौटिए उन परिस्थिति में कि उत्तर प्रदेश के अंदर की कौन सी स्थिति है जिसमें राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, यह तो दिल्ली तय करेगी। विधानसभा के भीतर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जहां विधायकों की राय महत्वपूर्ण हो जाए, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, यह भी दिल्ली से तय होगा। तो फिर लखनऊ के भीतर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि दरअसल योगी जैसा सीएम इससे पहले यूपी में ना हुआ ना कोई होगा। उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर लगाम लगाई है, माफिया और जो भी गलत तत्व और अपराधी तत्व थे उनको निशाने पर लिया है, यह एक अच्छी स्थिति है। स्वतंत्र देव खुले तौर पर योगी के साथ जाकर खड़े हो गए, यूं ही नहीं खड़े हुए होंगे, जबकि अतीत की परिस्थितियां बतलाती है कि एक वक्त स्वतंत्र देव सुनील बंसल के नजदीक हुआ करते थे, जो सुनील बंसल दिल्ली के जरिए वहां पर भेजे गए थे। अब यहां से एक तीसरा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश दिल्ली के हाथ में चला जाएगा तो क्या वह चुनाव जीत जाएंगे और योगी के हाथ में रहेगा तो चुनाव नहीं जीतेंगे? या दूसरी स्थिति है कि योगी इस बात को बाखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात और चुनावी जीत को वो वही तय कर सकते हैं और वो मैसेज देना चाहते हैं कि यह बिना मोदी और अमित शाह के चुनाव वह उत्तर प्रदेश में जीत कर दिखा देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर 2024 की लकीर कौन खींचेगा? दिल्ली से खींची जाएगी या लखनऊ से खींची जाएगी? और लखनऊ से खींची जाए या ना खींची जाए, लेकिन बीजेपी के भीतर बहुत सारे आवाज इस रूप में उठेंगे जहां पर इस सवाल को और बड़ा किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी समीकरण को अपने अनुकूल जब बीजेपी ने कर लिया, अगर चुनाव जीत गई अगर वह, तो उसमें जरूरत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की नहीं थी, अमित शाह की नहीं थी, यानी ना उस चाणक्य बुद्धि की जरूरत थी, ना ही उस ब्रांड चेहरे की जरूरत थी। यह तो अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कमाल दिखा लिया। तो क्या वाकई मोदी का जो ब्रांड है वह ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य की तमाम नीतियों से लेकर ट्विटर हैंडल तक में मोदी की तस्वीर को नहीं लगाकर जतला दिया है, बतला दिया है? क्योंकि यह कोई आज से नहीं ये चीजें चल रही हैं, बीते 2-3 वर्षों से लगातार ये चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने टोका नहीं। अब पहली बार आमने सामने आकर खड़े हुए हैं तो परिस्थितियां नाजुक हुई है। तो ऐसे में 2-3 सवाल आखिर में निकल कर आते हैं। पहला सवाल, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में विधायक दिल्ली के कहने के मुताबिक
या फिर ये मानकर जो चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनका कोई तालमेल नहीं है, वह योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए राज्यपाल के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल जब इस बात की जानकारी योगी आदित्यनाथ को देगा बतौर सीएम, कहेंगे कि आपको तो लोग सीएम नहीं मान रहे हैं, तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ कहेंगे अब आप विधानसभा भंग कर दीजिए और चुनाव में जाने को हम तैयार हैं? और तीसरी स्थिति, क्या वाकई राज्यपाल उसके बाद कहेंगे कि आप पहले विशेष सभा बुलाइए और उसमें बड़ी भूमिका ना चाहते चाहते हुए भी कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष की हो जाएगी? अगर ये समीकरण बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं, अगर ये परिस्थितियां धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो सवाल यह है कि पहली बार 2024 का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वही संकट में तो नहीं आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस सच को समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल की तरह प्रधानमंत्री या दिल्ली का ऑरा खत्म कर दिया तो फिर उनका ऑरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले वक्त में वह एक वैकल्पिक नेता के तौर पर बीजेपी के भीतर, संघ के भीतर नजर आने लगेंगे। या फिर दिल्ली के भीतर जो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक पूरी फहरिस्त है जो आप कहीं नहीं देखते होंगे, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के थे, मनमोहन सिंह के दौर में जो विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए दिल्ली में मजबूती के साथ टिके रहते थे, दो ही लोग तो कम हुए जिनका निधन आकस्मिक हुआ। उसमें अरुण जेटली साहब थे, उसमें सुषमा स्वराज जी थी। बाकी नेताओं की पूरी फहरिस्त तो है, लेकिन आज की तारीख में कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम क्या उनको बोलने की दिशा में ले जाएंगे? यह हर कोई जानता है कि राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनकी भी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है। समीकरण जब बदलने शुरू होते हैं तो उन समीकरणों को साध पाना वाकई मुश्किल होता है। जो बिसात बिछाई जाती है उसके अनुकूल आप चाल को सोचते जरूर हैं, लेकिन सामने वाले के पास अगर कई वजीर हो और वह खुद को राजा मान बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में सवाल यह नहीं होगा कि किसकी बिसात पे कौन प्यादा है और कौन वजीर है। सवाल उससे आगे निकल जाएगा कि दरअसल इस बिसात पर चाल चलने के लिए प्यादे और वजीर कहीं दूसरी बिसात तो नहीं खोज चुके हैं। ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश के चुनावी घटनाक्रम के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर वही आखिरी सवाल, निगाहों में अपने तौर पर यूपी जरूर है, लेकिन निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसकी अभी से पूरी कमान दिल्ली चाहती है। और यूपी और लखनऊ को इसका एहसास हो चला है कि दरअसल कमान दे दी तो कहीं के नहीं रहेंगे, और कमान अपने हाथ में रखी तो शायद दिल्ली से बड़ा कद उनका भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।